बहुत बेचैन है हमारे सुधांशु जी। बेचैनी बिल्कुल जाहिर है, होनी चाहिए बेचैनी। इस शंखनाद ने बिहार के युवाओं में एक आशा की नई किरण जगा दी है। वो युवा जो 20 वर्षों से निराशा के गर्त में पड़ा हुआ था, आज उसकी आंखों में चमक पैदा हुई है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये उस नेता का वादा है जिस नेता ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, एक रिकॉर्ड बनाया। जबानी जमा खर्च करने वाले नेता तेजस्वी प्रसाद नहीं है। मोदी जी का वादा नहीं है 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरी दी जाएगी। कहां है 22 करोड़ नौकरी 11 वर्षों में? ये सुधांशु जी बताएंगे। कहां है 15 लाख रुपए जो हर व्यक्ति के खाते में जाएगा? ये जबानी जमा खर्च है। इसीलिए विश्वास है युवाओं को विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वादे में, उनके संकल्प में, और इसीलिए युवा उनके साथ है और यही इनकी परेशानी की वजह है। इसीलिए ये हर तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें इनकी निराशा झलक रही है। हमारी गठबंधन की बात अब कर रहे हैं, बड़ी परेशानी आपको हो रही है, हमारे गठबंधन में एकता नहीं है। आप जरा अपने गठबंधन की बात कर लीजिए। हमारा गठबंधन तो बिल्कुल एक तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह है। आप हमारे गठबंधन की तरफ जो है इस तरह से किसी तोड़ फोड़ की आप नियत करते हैं अगर, तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये गठबंधन सिद्धांतों पर आधारित है, ये गठबंधन ये न्याय पर आधारित है, ये गठबंधन जो है वो सेकुलरिज्म पर आधारित है, सर्वधर्म संभाव पर आधारित है। आपने तो कहीं का ईंट, कहीं का गारा, कहीं का चूना लेकर के सत्ता को ग्रैब करने के लिए, हासिल करने के लिए आपने एक बना रखी है गठबंधन। आपने हमारा गठबंधन उस तरह का नहीं है। साफ साफ दीवारों पर लिखा हुआ है कि हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और हमारे गठबंधन के सारे साथियों में इस पर एक मत है। आप बात कर रहे हैं राहुल जी की, कौन है फेस? आप बताइए बिहार में, ना आपके पास फेस है न किसी और दूसरी पार्टी के पास फेस है। अगर कोई सीएम का फेस है, वो फेस जिस पर लोग एतबार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, वो श्री तेजस्वी प्रसाद। यहां तो आपको भी मानना पड़ेगा कि भाई चेहरा नहीं है, क्योंकि आपने 20 वर्षों में, अब आप ये मत बोलिएगा कि सम्राट चौधरी हैं। आपने बिहार को कुछ नहीं दिया। सुधांशु जी 5 सेकंड, मैंने आपको 3 मिनट से ज्यादा दिया। सम्राट चौधरी साहब के साथ जो कुछ लगा हुआ है, जो उनकी लीगेसी है, जिस तरह से उनके तमाम जो कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के, कच्चे चिट्ठे तो जब नेताओं के निकलेंगे तो उसमें आपको लगता है कि लालू जी या बाकी उनका नहीं है? उसको देखिए। अगर आप सर, एक कहावत है, आप मेरे से बेहतर समझते होंगे, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सुधांशु जी, पवन जी आ रहा है उसके बाद। सुधांशु जी वो कह रहे नेता नहीं आपके, रत्नाकर जी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अनवर दादा, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, वैसे मत कीजिए ना प्लीज। थैंक यू। नीतीश जी की पाशा साहब प्लीज एक एक करके, उनकी पारी खत्म हो गई। पाशा साहब देखिए, मैं अनवर जी को जी देखिए, मैं अनवर जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आरजेडी की अकेली कॉन्फ्रेंस थी। बहुत साफ हो गया कि आरजेडी ने अकेली कॉन्फ्रेंस में सरकार के बारे में बोलना शुरू कर दिया। बगैर सीएम प्रोजेक्ट हुए तेजस्वी यादव जी ने अपनी छाती खुद ही ठोकना शुरू कर दिया, मैं करूंगा, यानी कांग्रेस को ठेंगे पे रख दिया। धन्यवाद आपका, आपने इस बात को राष्ट्रीय चैनल पे स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस गई और हमारे वो माले वाले और वो सहानी जी वो सब छोड़िए, हम जो कहेंगे वो होगा, हम अपनी कॉन्फ्रेंस में सरकार के बारे में बोलेंगे। साबित कर दिया। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, आप तो प्रोफेसर साहब हैं, अपना सर आपने अपने टर्न पे बोलिए ना। अधिकार हर पार्टी का अधिकार है। हाँ तो बिल्कुल मैं बता तो रहा हूं, इसका मतलब सरकार का ये अधिकार है हमारा, हर पार्टी अपने टर्न पे बोलिए भाई, काहे बोल रहे हैं? हमारी पार्टी हाँ अब ये देखिए, यही तो बहुत बड़ा थ्रेट है, यही अंतर रहता है। आपकी दाल नहीं गलने दी हमने। अंतर समझिए, हमने कहा है कि हम एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे और देखिए ये एलानिया कह रहे हैं कि हर पार्टी अपने मन से जो बोलना होगा बोलेगी। ये इनका मुस्तकबिल दिखा रहा है। और प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी विवशता समझता हूं कि प्रोफेसर होने के बावजूद आपको एक ऐसे नेता को, मैं उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता जो 10वीं पास नहीं कर पाए, डिफेंड करना पड़ता है। प्रोफेसर साहब ये बताइए, मैं आपसे एक सिंपल सी बात, जो आप बीच में बोल रहे हैं भाई, मैं तो आपकी बात पूरी शांति से अनवर जी एक एक करके, मैं मानता हूं पाशा साहब ऐसे करके नहीं होगा ना, हो जाती है, आपकी बात नहीं जा रही है। हमारा तैयार है। अरे भैया अनवर पाशा जी, आवाज नहीं जा रही है आपकी। जब आपका मौका आएगा तब आप ही बोलेंगे, सुधांशु जी नहीं बोलेंगे। उनको बोलने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास ताकि दर्शकों को समझ तो आए आपका व्यू पॉइंट। थैंक यू। ये जो अब मैं बताता हूं अनवर पाशा साहब, देश की जनता ने देखा है
देश की जनता ने देखा है कि जिसके पास नौकरी पाने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है वो नौकरी देने का दावा कर रहा है और उसका परिवार नौकरी के नाम पे लोगों से पैसे लेके जमीनें रखवा चुका है। और आज जो बोला है उसका मतलब जानते क्या है? जमीन तो जमीन, अब घर भी रखवाना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। और यह बात कोई हवा में नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और बात कोई हवा हवाई नहीं, यह तथ्यात्मक होनी चाहिए। पाशा साहब, तो आप बताइए 1990 से 2005 तक कितनी नौकरियां दी थी? बोलिए। कांग्रेस ने तो फुल 50 साल लगातार शासन किया है, कितनी नौकरियां दी थी? 2004 से 14 के बीच में कितनी नौकरियां दी थी? ये होता है हवाई बात करना। और आप प्रोफेसर साहब हैं, आपको ये आंकड़ा पता होना। क्या तरीका है भाई लगातार बीच में डिस्टर्ब? आप रिकॉर्ड क्या तरीका है डिस्टर्ब करने का? एक एक करके बोलेंगे बेहतर रहेगा। प्रोफेसर साहब, आप इस ढंग की बचकानी बात करें ये उचित नहीं लगता है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के 14 महीने के कार्यकाल में, जबकि वो सीएम नहीं थे, वो डिप्टी सीएम थे, नौकरी डिप्टी सीएम दे रहा था। और पद सृजित होने की प्रक्रिया क्या रहती है? पहले इस बात को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका बजट में एलोकेशन होता है, फिर कार्मिक विभाग में जाता है, तब विभागों से स्वीकृति ली जाती है, फिर लॉ में जाता है, फिर उसके बाद सैलरी का एलोकेशन होता है। प्रोफेसर होकर बचकानी बात नहीं करनी चाहिए कि ये सब कुछ 16 महीने में हो गया और वो भी सीएम को क्रेडिट नहीं है, डिप्टी सीएम को क्रेडिट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सब आपकी व्यवस्था है, मगर अपने नाम के आगे लगे प्रोफेसर को थोड़ा सा बचा के रखिए। और एक और बात बताना चाहता हूं, भारत सरकार में कितनी नौकरियां हैं बताइए? 140 करोड़ का देश, कितनी नौकरियां हैं सरकारी? बोलिए, तब पता लगेगा बिहार के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। और ये गहराई समझिए, पिछली बार जमीन लिखवाई थी, इस बार पूरा घर बार लिखवा लेंगे। नाउ अब 1 मिनट के लिए, अब आप दोनों ने बात कर ली। पवन वर्मा जी, आप बोलिए। नहीं सुधा, 1 सेकेंड पाशा साहब, आई गेव यू टाइम, नाउ प्लीज, थैंक यू। पवन जी, सुधांशु जी और अनवर पाशा साहब, ये इस बार बिहार में जितने वादे हो रहे हैं कभी हुए नहीं है। आज जो आरजेडी ने करा है वो तो वादाओं का, हर परिवार को आप सोचिए करीबन 1.25 करोड़ परिवार तो होंगे, हर परिवार में एक नौकरी सरकार कैसे देगी? इज इट पॉसिबल? इज इट फीजिबल? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन जन स्वराज ने भी कम वादे नहीं किए पवन जी। और सुधांशु जी, आरजेडी के पास तो आपने कहा कि चलिए करप्शन का इसका लाइन है। पवन वर्मा जी कहते हैं वी आर द बेस्ट। जो दिल्ली में एक समय पे अरविंद केजरीवाल कहते थे ये भी गलत वो भी गलत, सिर्फ मैं सही। और आपकी पार्टी देश भर में जीती, दिल्ली में कितनी बार हारी अरविंद केजरीवाल से? सुधांशु जी आपको याद होगा मेरे से बेहतर, क्योंकि राजनेता जीत याद रखे ना रखे, हार याद रखता है। सो यू रिमेंबर। अब केवल प्रशांत किशोर उसको तो आपको याद है, मैंने कहा ना तो मैंने कहा आपको याद है, एब्सोल्युटली यू रिमेंबर। तो अब और 3 बार केजरीवाल को हराया, 14, 19 और 24 के लोकसभा। सुधांशु जी ना देखिए, अब नंबर्स में यू कैन प्ले बेटर। 7-0, बट मैं चाहता हूं कि पवन वर्मा जी कह रहे हैं देखिए हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी बेहतर है। हमारी पार्टी कैसे बेहतर है, वो बिहार के लिए क्या सोचती है? पवन जी, ये अगर आप बताना चाहें जनता को। पवन वर्मा ऑफ द जन स्वराज। ऐश्वर्य जी, हमारी पार्टी बिहार में व्यवस्थित बदलाव लाना चाहती है, जिस पर गहन चिंतन भी हुई है और अथाह परिश्रम भी हुआ है। उस बदलाव के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार है और हमारे विषय रहे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, और अब तो आप देख ही रहे किस तरह से हमने भ्रष्टाचार का विषय उठाया है। हमने जैसे वादा किया था, हम पहली पार्टी है जिन्होंने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी है। अब जहाँ तक हमारे राजनीतिक विरोधियों की बात है, मैं सोचता हूँ इस तरह की जुमलों की बौछार तो बहुत कम देखने को मिलती होगी। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। भाई, अकॉर्डिंग टू उनके ही कास्ट सेंसस 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ समझिए, 2.97 करोड़, 3 करोड़ तो परिवार है बिहार में। अब वो 3 करोड़ नौकरियां देंगे। अब तक केवल बिहार में चपरासी से लेकर शीर्षतम स्तर तक 26 लाख नौकरी है। तो वो इसका मतलब अब 3.25 लाख करोड़ नौकरियां सरकारी देंगे। उनकी सैलरी कहाँ से देंगे, वेतन कहाँ से देंगे, पेंशन कहाँ से देंगे, और वो करेंगे क्या? मतलब बिहार की गरीब जनता पैसे देगी उनके वेतन
और उनकी पेंशन के लिए जब 3.25 करोड़ अफसरशाही का मतलब समझिए आप, इंतहा पराकाष्ठा हो जाएगी बिहार में। तो कोई इसमें सोच नहीं है, ये तो जुमलेबाजी है।